वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर का लास्ट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है उसी को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 85% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे मोटिवेशन का एक कारण होगा, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। आते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के थ्रू व्यक्तियों को क्षमादान करने की शक्ति होगी, और ये क्षमादान किस हद तक का होगा ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि संघीय विधि मतलब कि संघ के द्वारा जितने विधि बनाए गए हैं उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भी राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकते हैं। सैन्य न्यायालय, अगर किसी का कोर्ट मार्शल होता है उसमें कोई सैनिक अगर कोई गलती करता है तो उसको भी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्षमादान दे सकते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया हो लेकिन वो हीनियस क्राइम के लिए नहीं दिया गया हो, तब भी उसको राष्ट्रपति हमारे मृत्यु दंड से जो है वो उसकी मृत्यु दंड को कम ही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इस पर न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी, किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता है। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति एक शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय के तरह पेश नहीं आते हैं। एक अलग प्रोसीजर है क्षमादान करने की शक्ति, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को किसी न्यायालय की जरूरत नहीं होती है, वो खुद इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो दो रूप होते हैं उसके। एक है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक शक्ति, गलती को सुधारने के लिए किया जाता है, और दूसरा है यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझते हैं तो उसको बचाने के लिए इसका प्रयास कर सकते हैं, जो उनको क्षमादान की शक्ति मिली है। तो सबसे पहले आते हैं क्षमा के ऊपर। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेश व निहरताओं को पूर्ण मुक्त कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है, तो जब लघुकरण किया जाता है तो उसके दंड को कम कर दिया जाता है, जो कठोर दंड होता है। परिहार जब होता है तो उसके जो परिकृति होती है, प्रकृति जो होती है उसके दंड की, उसको चेंज कर दिया जाता है। विराम जब होता है तो उसका जो सजा होता है उसके समय को जो है स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है। और ये तब किया जा सकता है जब कोई औरत गर्भावस्था में हो या फिर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर सही नहीं हो, तब उसके जो दंड की सीमा है उसको विराम दिया जा सकता है। ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब। प्रतिलंबन के ऊपर अगर आइएगा तो इसका अर्थ होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। इसका उद्देश्य किसी दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप के परिवर्तन की याचना के लिए समय देना होता है। मतलब किसी कारणवश अगर चाहे प्रेसिडेंट साहब हमारे, तो किसी व्यक्ति को जो दोष, जो उसको दंड मिला हुआ है, उसके क्षमा याचना के लिए वो समय उसको दे सकते हैं, या फिर उसको सुधरने के लिए उस पर उसको समय दिया जा सकता है। सेम चीज आता है आर्टिकल 161 के थ्रू। राज्यपाल के पास भी पावर होता है क्षमादान की, लेकिन चेंजेस होते हैं। कहीं पे राज्यपाल को ज्यादा पावर है, कहीं पे राज्यपाल को कम पावर होता है। इस विषय में राज्यपाल को बहुत कम पावर होता है क्षमादान में। जैसे कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय में क्षमादान का पावर वो रखते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये नहीं है। ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति मृत्यु दंड को कम कर सकता है, परंतु राज्यपाल इस दंड को कम नहीं कर सकते हैं। राज्य विधि द्वारा मृत्यु दंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। अगर किसी कारणवश राज्य में मृत्यु दंड को दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति उसको जो है वो क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। बाकी राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं, दंड का स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखिएगा तो मृत्यु दंड के निलंबन, दंडावधि कम करने और दंड के रूप बदलने के संबंध में राज्यपाल के पास जो है वो राष्ट्रपति से समान पावर होता है। केवल वो मृत्यु दंड को चेंज नहीं कर सकते या खत्म नहीं कर सकते, ये पावर है उनके पास। इसके बाद आते हैं उच्चतम न्यायालय में। जो अगर मृत्यु दंड दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय ये भी बोल सकता है कि आप हमारे अधिकारिता में इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसा है कि दया याचना वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है उस पर। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि दया की याचना करने वाले जो व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। ये सारे प्रोसीजर राष्ट्रपति कंप्लीट करते हैं जब वो पीछे से जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। ठीक है। डायरेक्ट जाके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है हमें इससे छुटकारा मिल जाना चाहिए या फिर हमारे दंड को कम कर दिया जाना चाहिए। वो पीछे से जो आपके बैकग्राउंड है उसको देखते हुए ये सारे स्टेप लेते हैं। इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति जो भी क्षमादान करते हैं इसके लिए उनको मंत्रिमंडल से सलाह लेने की जरूरत होती है।
फिर राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होते हो कि किस कारण से किसी व्यक्ति के को क्षमादान दिए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकते हैं बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकते हैं। किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति को अगर विजिटेंस नहीं मिल पा रहा है और विजिटेंस के कारण उसको मृत्युदंड मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उस व्यक्ति को वो राहत दे सकते हैं, लेकिन वो उसकी सजा को उस सिचुएशन में बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय का कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो उच्चतम न्यायालय के जो रूल रेगुलेशन है, जितने सीआरपीसी आईपीसी है उसके अंडर में ही वर्क करेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये उनके स्वेच्छा पर निर्भर करती है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो है उस पर अगर आप बोलिएगा तो एक तरीके से उस पर सहमति आवश्यक होती है। इसके बाद राष्ट्रपति शक्ति का कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होता है राष्ट्रपति की शक्ति का कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, सिवाय जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी होता है, विवेक रहित होता है और दुर्भावना तथा भेदभावपूर्ण हो सकता है। अगर किसी कारण बस स्वेच्छाचारी स्टेप लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, विवेक रहित स्टेप लेते हैं, दुर्भावना स्टेप लेते हैं या फिर विवेकपूर्ण स्टेप लेते हैं, तो इस सिचुएशन में हम उनके जो न्यायिक समीक्षा, उनकी जो शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके लिए। इसके बाद जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया हो, तो दूसरी याचिका हम इसके लिए दायर नहीं कर सकते हैं। कहाँ के लिए? जब हमको क्षमादान राष्ट्रपति से नहीं मिला है। ये पूरे क्षमादान की शक्ति है इसके पास। इसके बाद है राष्ट्रपति की जो अगर आप देखिएगा तो एक वर्ड निकल करके आता है संवैधानिक स्थिति, ठीक है, एक वर्ड निकल करके आता है संवैधानिक स्थिति। इससे दो क्वेश्चन निकल करके आता है, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप जो देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर संसद जो है वो अध्यादेश, संसद जो है वो कानून अधिनियम पारित करती है और उसको भेजती है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है, पुनर्विचार के लिए। तो ये पावर क्या किया गया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है उसका अगर आप देखिएगा तो संसदीय पावर बहुत जीरो हो गया हुआ था, तो इस कारण से फिर से इस पावर को लाया गया 1978 में। ये 1976 की बात है जब इमरजेंसी वाला प्रोसीजर हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं और दोनों को याद कर लीजिएगा। संवैधानिक स्थिति से प्रेसिडेंट के यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनते हैं, दोनों देख लीजिएगा। तो ये था आज के सेशन के लिए और ये लास्ट सेशन था आपका प्रेसिडेंट चैप्टर के लिए। लेकिन अगर आपको लगा कि पूरा चैनल डेडिकेटली वर्क की और चैप्टर को वाइडली डिस्कस आपको करवा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं फिर से हम लोग नए चैप्टर में। ये आपका लास्ट सेशन था आज राष्ट्रपति चैप्टर का। नेक्स्ट सेशन हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।